हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग सेबी में कुछ न्यू टर्म्स के साथ वापस से कुछ नई नई बातें सीखने वाले हैं। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें सिखाने जा रही हूँ जो सिर्फ सेबी में ही नहीं हर एक्ट में काम आती है। चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो सेबी का कोई एक्ट हो, या कोई अदरवाइज किसी भी टाइप का एक्ट आपका हो, फेमा हो या कोई भी एक्ट क्यों ना हो, FCRA, आप डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ते हैं। तो उन सारे एक्ट्स में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और वो क्या इन्फॉर्मेशन है, और बहुत सारे बच्चे इस नॉलेज के बिना बड़े कंफ्यूज होते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार है क्या ये चीज़। देखो समझना, जैसे कंपनीज एक्ट या सेबी, अभी मैं मेजरली दो एक्ट की बात कर रही हूँ। ये दोनों ही एक्ट्स सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑब्लिगेशंस की बात करता है। सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। देखो, किसी भी एक्ट में नॉन कंप्लाइंसेस, नॉन कंप्लाइंस के दो टाइप हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्लिगेशन अराइज होगी वो दो टाइप की ऑब्लिगेशन। नॉन कंप्लाइंस करोगे तो ऑब्लिगेशन अराइज होगी। तो यहां पे दो टाइप की ऑब्लिगेशन अराइज होती है। नंबर 1 सिविल एंड क्रिमिनल। ये बात आपको हमेशा हमेशा के लिए गांड बांध लेनी है, आज से ही सीख लेना इस बात को। बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट बात बताने जा रही हूँ, है ना। देखिए, सिविल मतलब जो बहुत सीरियस नेचर की नहीं होती है, जो प्राइवेट नेचर के नॉन कंप्लाइंसेज हैं। तो जहाँ भी प्राइवेट नेचर के नॉन कंप्लाइंसेज होंगे वहाँ पे सिविल ऑब्लिगेशन अराइज होती है। वेरएज जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज पे इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे क्रिमिनल ऑब्लिगेशन अराइज होती है। आज मान लीजिए मेरे किसी भी इवेंट से पब्लिक का नुकसान हो जाए। मान लीजिए मैं आज ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करती हूँ, प्रॉस्पेक्टस इशू करती हूँ, और उसमें मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो झूठी इन्फॉर्मेशन थी, और उसकी वजह से इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट पे हैवी लॉसेस हो गया। तो यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज, जनता जनार्दन को नुकसान हो रहा है। तो अगर मेरी किसी हरकत की वजह से पब्लिक एट लार्ज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो दैट इज ऑफ क्रिमिनल। वेयर एज आज मान लीजिए मुझे सेबी को कोई इंटीमेशन देना था और आधे घंटे में इंटीमेशन देना था, आधे घंटे की जगह 1 घंटा हो गया, है ना। तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ गया। कोई ऐसा यहाँ पे किसी के साथ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो कंप्लाइंसेस था उसमें थोड़ा डिले हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सिविल नेचर। तो सिविल नेचर कौन सा हो? जो प्राइवेट नेचर का होता है, जहाँ पे बाकी लोगों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पब्लिक एट लार्ज, सोशल कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो सिविल नॉन कंप्लाइंस कौन से होते हैं? प्राइवेट नेचर के। हर एक्ट में यही होता है, सिविल नेचर मतलब प्राइवेट नेचर। जो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं होता, पब्लिक एट लार्ज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे मर्डर। तो मर्डर जो है वो सोशल गलत है ना, नहीं तो सबको डर लग जाएगा कि हम कहीं भी जाएंगे कोई भी किसी को टपका देगा, तो क्रिमिनल हो गया ना। तो और वेराज आज दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन ब्रीच हो रही है, तो वो दो लोगों के बीच का पर्सनल मामला है, तो दैट इज कॉल्ड सिविल। आज मान लीजिए मुझे कोई पैसा वसूल करना है, या फिर मेरा गुड्स जो है वो गलत क्वालिटी का आ गया है, तो वो आपस के झगड़े प्राइवेट नेचर के होते हैं। तो प्राइवेट नेचर के हमेशा किस में होते हैं? सिविल में जाते हैं। और जो पब्लिक एट लार्ज पे सोशल इम्पैक्ट डालते हैं, या फिर जो पब्लिक एट लार्ज पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो कौन से नेचर के, वो कौन से होते हैं? क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं। तो जो सिविल होते हैं उनके लिए सिंपली नॉन कंप्लाइंस वर्ड यूज किया जाता है, और जो क्रिमिनल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफेंस बोलते हैं। जो भी क्रिमिनल होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑफेंस बोलते हैं। देखिए, जितने भी सिविल ऑब्लिगेशंस हैं उस पर लगाई जाती है पेनल्टी। यहाँ पे जो पनिशमेंट होता है वो क्या होती है? पेनल्टी होती है। क्या लगती है? पेनल्टी। तो जहाँ भी सिविल नॉन कंप्लाइंस आपको मिलेगा वहाँ पे पेनल्टी वर्ड यूज किया होगा। क्या वर्ड यूज किया होगा? पेनल्टी। कि आपने ये फला फला सेक्शन फॉलो नहीं किया तो आप पे इतने रुपए की पेनल्टी लगेगी। जैसे लास्ट क्लास में हमने पेनल्टीज पढ़ी थी। वेयर एज अगर आप ऑफेंस करते हैं तो पेनल्टी नहीं लगती, फाइन लगता है। क्या लगता है? फाइन। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, और इवन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि फ़ाइन और पेनल्टी में क्या डिफरेंस होता है। ऐसे ही एमआई सब एक ही टर्म यूज़ किए जाते हैं। कई बार बड़े बड़े प्रोफेशनल बनने के बाद भी नॉलेज नहीं होती है। तो डेफिनेटली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फ़ाइन और पेनल्टी दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो किसी सेक्शन में फ़ाइन लिखा होता है, किसी सेक्शन में पेनल्टी वर्ड यूज़ किया होता है।
तो पेनल्टी कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे सिविल ऑब्लिगेशन अराइज होगी वहाँ पे पेनल्टी वर्ड यूज़ किया जाता है, और जहाँ भी क्रिमिनल ऑफेंस होगा वहाँ पे फाइन वर्ड यूज़ किया जाता है। आई गेस ये बात क्लियर है। अब आगे सुनो। देखिए क्या है ना कि जब भी किसी रेस्पेक्टिव एक्ट में कोई नॉन कंप्लाइंस है तो उसको उस रेस्पेक्टिव एक्ट की अथॉरिटी ज़्यादा अच्छे से जानती है। तो छोटे मोटे जो भी काम हैं उस रेस्पेक्टिव एक्ट के लिए एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटअप की जाती है, तो वहाँ पे वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही पेनल्टी लगाती है और मामले को सेटल हो जाता है। मतलब हर मामला ये नहीं है कि कोर्ट्स में जा रहा है। डेफिनेटली अगर आप नॉर्मल सिविल कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करेंगे, सारे मामले अगर वहीं जाने लग गए तो फिर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और स्पेशली सिविल कोर्ट्स में तो पूछो ही मत, हाल बेहाल है। आई हैव सीन एन नंबर ऑफ केसेस जहाँ पे पार्टी ऊपर पहुंच जाती है, उनके बच्चे ऊपर पहुंच जाते हैं, उनके पोते पोती ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी केस चलता ही जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी केस चलता ही जाता है। तो इसलिए बेटर है कि हर एक्ट का अपना एक सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हो, ताकि वहाँ पे सारे मामले सलटा दिए जाएं। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेबी में भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटअप की गई है। ये वर्ड हम कई जगह पढ़ेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अब आज ही समझ लेना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। जब भी सिविल ऑब्लिगेशन अराइज होगी तो उस ऑफिसर के पास जाएगी, वो देखेगा कि कितना बड़ा नॉन कंप्लाइंस है तो कितने रुपए की पेनल्टी आप पे इम्पोज करेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़। तो जैसे हमने पढ़ा मिनिमम 1 लाख और अप टू 1 करोड़ की पेनल्टी है। तो 1 करोड़ की लगानी कि 50 लाख की लगानी कि 20 लाख की लगानी कि 30 लाख की पेनल्टी लगानी है, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगा। ये बात क्लियर। तो यहाँ पे जो भी सिविल मामले हैं जहाँ पे पेनल्टी इम्पोज की जानी है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी। और हमारे यहाँ पे सेबी में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो सेबी अपॉइंट करता है, तो ऑफिसर को अपॉइंट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसका पूरा सेटअप जो है वो हम सेबी एक्ट जब पढ़ेंगे उसमें मैं कवर करूँगी। तो सेबी एक्ट में पूरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, वो सब कुछ कवर किया गया है। तो कौन अपॉइंट करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वेयरएज जो भी क्रिमिनल मामले होते हैं वो जाते हैं कोर्ट्स में। कहाँ जाते हैं? कोर्ट्स में जाते हैं। जितने भी क्रिमिनल मामले होते हैं वो कहाँ रेफर किए जाते हैं? कोर्ट में रेफर किए जाते हैं। और मोस्ट लाइकली हर एक्ट में अपना एक स्पेशल कोर्ट सेटअप किया जाता है। तो ये जनरली कोर्ट कौन से होते हैं? स्पेशल कोर्ट होते हैं। कौन से कोर्ट होते हैं? स्पेशल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो उस रेस्पेक्टिव एक्ट से रेलेवेंट मैटर ही एंटरटेन करते हैं, दुनिया जहान के नॉर्मल मामले एंटरटेन नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन, स्पीडी ट्रायल, ये सारे फायदे मिलते हैं। तो बहुत जल्दी केस को सलटाया जा सकता है स्पेशल कोर्ट सेटअप करके। ये बात समझ में आ गई मेरी? तो सिविल और क्रिमिनल दोनों बातें क्लियर हैं। तो अब जहाँ भी आपको पेनल्टी दिखाई दे तो समझ लेना ये सिविल मामला है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मामला है। वेयरएज अगर आपको जहाँ भी फाइन, इम्प्रिजनमेंट, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वो मामला कौन सा हुआ? वो क्रिमिनल मामला हुआ, और क्रिमिनल ऑफेंस होने की वजह से वो स्पेशल कोर्ट्स में हियर किया जाएगा। ये जो एडजुडिकेटिंग वाला पूरा मामला है ये हम सेबी एक्ट में पढ़ेंगे। हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, तो उसमें हम कवर करेंगे सेबी एक्ट के अंदर। और बाकी सेम ही चलता है हर चैप्टर में, ये सेबी के जितने भी एक्ट्स उसमें सेम पावर्स ही एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी? आगे बढ़ें, चलो ना। ऑफेंस देखो क्या क्या ऑफेंस के बारे में बोला है। इफ एनी पर्सन, ऑफेंस मुझे समझ में आए क्रिमिनल वाले हैं, है ना। तो अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है? कॉन्ट्रावीन करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रावीन करता है, नंबर 1। नंबर 2, अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावीन। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर होता है ना, जैसे कि मर्डर हुआ तो नहीं लेकिन अटेम्प्ट किया था, बच गया सामने वाला, किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही मैंने धोखा देने का ट्राई तो किया था, कुछ कॉन्ट्रावीन करने का ट्राई तो किया था लेकिन हुआ नहीं, उससे पहले ही मुझे रोक दिया गया। जैसे मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग करने का मेरी पूरी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही सेबी के ऑफिसर्स आ गए, उनको पता चल गया कि मैं इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाली हूँ। जस्ट लाइक दैट। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब खुफिया इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे
कुछ अंदर की बातें पता चल गई मुझे और उसके बेसिस पे मैं सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही हूँ, है ना। आगे आएंगी बहुत सारे टर्म्स हम सीखेंगे। तो अभी ये समझ लो, कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रावीन कर चुका है या करने वाला है, अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावीन, है ना, या अबेट्स, है ना, बोलते ना, हाँ हाँ कर ले कर ले कर ले कर ले, बिल्कुल मैं तेरे साथ हूँ। तो ज़्यादा आप यारी दोस्ती निभा रहे हो, मतलब आप मोटिवेट कर रहे हो किसी को, बोले तू कर कॉन्ट्रावेंट कर, मैं तेरे साथ हूँ, है ना, देखते हैं कौन कौन माइका लाल है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड अबेट, दिस इज कॉल्ड अबेट्स। तो आप किसी को क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कॉन्ट्रावेंशन करने के लिए। आप खुद तो नहीं कर रहे, आप तो बहुत बड़े साहूकार बन के बैठे हो, बोले हम कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं करते, लेकिन हम किसी को यहाँ पे अबेट कर रहे हैं, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि तू जाके ये कांड करके आ, है ना। अबेट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट्स, रूल्स, regulations और bylaws made there under। देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें आई। एक्ट आया, एक्ट जैसे हम डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया ना एक्ट। एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ते हैं अपन, रूल्स पढ़ते हैं। एक्ट के साथ साथ क्या पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं। तो एक्ट को सप्लीमेंट करता है रूल्स, है ना। तो जो बातें एक्ट में नहीं लिखी हुई है वो रूल्स में लिखी हुई होती है, तो एक्ट और रूल दोनों को कंबाइन पढ़ते हैं। और क्योंकि सेबी यहाँ पे सेटअप किए गए हैं तो यहाँ पे रेगुलेशंस भी बनते हैं, रेगुलेशन। तो सेबी टाइम टू टाइम बहुत सारे रेगुलेशंस भी बनाता है। देखो कंपनीज एक्ट में हम जब बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट में कोई रेगुलेशन नहीं है, कंपनीज एक्ट में स्ट्रेट अवे एक्ट और रूल्स होते हैं, बाकी नोटिफिकेशन वगैरह जो टाइम टू टाइम आएंगे वो। लेकिन सीजी ने अपना पावर डेलीगेट किया है, किसको, सेबी को। सिक्योरिटीज लॉ के सारे मामले किसको डेलीगेट किए गए हैं, सेबी को डेलीगेट किए गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाएगा वो बनाएगा एक्ट एंड रूल्स। अब क्योंकि सेबी को अपने पावर डेलीगेट करें तो सेबी भी तो कुछ बनाएगा ना, तो सेबी क्या बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा। सेबी क्या बनाएगा, रेगुलेशन। तो जब भी हम सेबी में कुछ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन, और मोस्ट लाइकली आपको रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे इंस्टेड ऑफ एक्ट एंड रूल्स। तो एक्ट और रूल्स तो कुछ कुछ ही बना रखे हैं, जैसे सेबी एक्ट हो गया, डिपॉजिटरी एक्ट हो गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हो गया, तो वो है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेगुलेशंस ही पढ़ेंगे, ICDR रेगुलेशन, है ना, या फिर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम की रेगुलेशन, या फिर LODR रेगुलेशन। तो रेगुलेशंस हम ज़्यादा पढ़ने वाले हैं क्योंकि टाइम टू टाइम सेबी ही इन सबको रेगुलेट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक बार कुछ कुछ एक्ट और रूल्स बना के छोड़ दिए और बाकी सारा पावर किसको डेलीगेट कर रखा है, सेबी को डेलीगेट कर रखा है। तो सेबी टाइम टू टाइम क्या बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया रेगुलेशंस, ओके। और बायलॉज, जैसे आर्टिकल्स होते हैं तो डिपॉजिटरी में भी तो आर्टिकल्स होते हैं ना, तो बायलॉज बोलते हैं उसको। तो बायलॉज, तो किसी भी पर्सन ने, अब ब्रेक हो गई पूरी डेफिनेशन, क्या किया हो, 3 पॉइंट, कॉन्ट्रावेंशन, अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रावेंशन, अबेट्स टू कॉन्ट्रावेंशन, ओके। किसका कॉन्ट्रावेंशन, एक्ट का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, बायलॉज का, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा बॉस, पनिशमेंट मिलेगा। और क्या होगा, तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 साल। 10 साल की सजा, जस्ट इमेजिन 10 साल की जेल की सजा हो गई। और विद फाइन, देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, फाइन, क्योंकि क्या है यहाँ पे ऑफेंस, ऑफेंस है इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया, फाइन वर्ड यूज किया गया है। विच मे एक्सटेंड टू 25 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़ रुपीस का फाइन। सेबी में करोड़ों में ही बातें होती हैं, सेबी लाखों की तो बात ही नहीं करता। 25 करोड़ का फाइन और बोथ, तो यहाँ पे लंका लग गई अच्छी वाली, 10 साल की जेल की सजा, 25 करोड़ का फाइन, या दोनों भी लग सकता है। कब लग सकता है, अगर एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज का कॉन्ट्रावेंशन किया या कॉन्ट्रावेंशन करने का अटेम्प्ट किया या फिर अबेट किया, ठीक है। एक बात क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, फेल्स टू पे द पेनल्टी बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द सेबी और फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शंस और ऑर्डर्स। देखो सुनो, पेनल्टी लगाई थी, सिविल मामला था, अब तक तो सिविल मामला था, और सेबी ने या एडजुकेटिंग अथॉरिटी ने बोला अरे 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 ओए कंपनी इशूअर नॉन कंप्लाइंस किया,
50 लाख की पेनल्टी जमा करा देना, 50 लाख की पेनल्टी जमा करा देना। अब तक तो सिविल क्राइम है, ये सिविल नॉन कंप्लाइंस है, ओके। और जैसे ही कंपनी को पता चला 50 लाख की पेनल्टी लग गई है, तो हमने छोड़ो रे यार, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। तो सही बोले, अच्छा इतनी जरूरत, मेरे ऑर्डर के बाद, मेरे डायरेक्शंस के बाद मेरी बात नहीं सुनी, पेनल्टी जमा नहीं कराई, अब छोड़ेंगे नहीं, अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। पहले तो था लेस सीरियस, लेकिन सेबी की बात नहीं सुनी ना, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस बन गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्राइम हो गया है, और अब ये ऑफेंस माना जाएगा। और फिर पनिशमेंट क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट, कितने साल का, नॉट बी लेस देन 1 मंथ, मिनिमम 1 महीना, विच मे एक्सटेंड टू 10 साल, 1 महीने से 10 साल, वो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस है भैया, किस टाइप का आपका पेनल्टी अमाउंट था, कितना क्या क्या था। तो 1 मंथ से 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही में और विथ फाइन। देखो अब यहाँ पे भी फाइन हो गया, क्योंकि ऑफेंस हो गया है। अभी पहले तक तो पेनल्टी थी, सिविल था, और वो नहीं बात सुनी, तो क्या बन गया, ये ऑफेंस बन गया। विच मे एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज और विथ बोथ, दोनों भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग है। मान लो पेनल्टी का अमाउंट है आपका से 60 लाख, 60 लाख का पेनल्टी था, 60 लाख में से आपने 30 लाख पेमेंट कर दिया, बाकी 30 लाख नहीं किया, तो 30 लाख का तो पेमेंट जाएगा, और साथ में बाकी के पीरियड के लिए आपको जेल हो गई। तो टोटली डिपेंड्स कि क्या क्या हो सकता है, ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है, दोनों भी लग सकता है, टोटली डिपेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर सेबी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो पेनल्टी इम्पोज की थी वो नहीं पे की, या डायरेक्शंस ऑफ सेबी नहीं सुने, तो इट विल बी टर्म्ड एज ऑफेंस। और ऑफेंस अगर आपने किया तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और क्या पनिशमेंट मिलेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, है ना, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, या फिर फाइन देना पड़ेगा, और दोनों भी हो सकता है। तो कितने पीरियड के लिए जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है, एंड दैट इज ऑफ 1 महीने से लेकर के 10 साल तक, मिनिमम, नॉट बी लेस देन 1 महीना, मैक्सिमम 10 साल। और फाइन कितना हो सकता है, 25 करोड़ रुपए, मतलब मैं आई एम जस्ट इमेजिनिंग 25 करोड़ कैसे होते होंगे एक साथ। तो 25 करोड़ रुपीस तक का यहाँ पे फाइन इम्पोज किया जा सकता है। दिस इज नॉट मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम फाइन, ओके। कहीं ऐसा हो मिनिमम 25 करोड़, नो नो नो। चलो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया सिविल और क्रिमिनल के बारे में। सिविल जो नॉन कंप्लाइंसेज हैं, प्राइवेट नेचर की होती है, लेस सीरियस नेचर की होती है, उसके लिए लगती है पेनल्टी। और सिविल जितने भी मामले हैं पेनल्टी वाले मामले, दैट इज बीइंग रेफर टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एक्ट। क्रिमिनल जो भी मामले हैं उस पर लगता है फाइन, दैट इज नोन एज ऑफेंस, और उसके जितने भी मामले होते हैं वो जाते हैं कोर्ट में, और हर एक्ट का अपना एक स्पेशल कोर्ट होता है, वहीं पे भेजा जाता है मामले को। ठीक है, क्लियर है बात। हम अभी यहाँ पे ऑफेंस की बात कर रहे थे। तो अगर 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 किसी भी पर्सन ने एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज का वायलेशन किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, अटेम्प्ट किया, अबेट किया, तो ऑफेंस। या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने या सेबी ने पेनल्टी पे करने के लिए बोला था, ये नहीं किया पे, या डायरेक्शंस नहीं सुने, तो भी क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। दोनों के केसेस में पनिशमेंट्स डिस्क्राइब्ड है। यहाँ तक क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द फर्दर। अब कंपनी अगर कॉन्ट्रावेंशन करती है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अब देखो कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो कंपनी में कौन कौन लोग हैं ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, उनको ढूंढा जाएगा। अब देखो कंपनी है, मान लो किंगफिशर है ना, तो देखो ठीक है, कंपनी डिफॉल्टर है, तो कंपनी पे तो जो फाइन लगेगा लगेगा ही, लेकिन कंपनी में कांड कौन करके भाग गया, विजय माल्या जी भाग गए, तो विजय माल्या जी जो हैं वो भी यहाँ पे लाइबल हैं पनिशमेंट के लिए, अगर कंपनी में ऑफेंस हो रहा है तो देखो लेट्स सी, where a contravention of any provision of this act, rules, regulation, directions or order made thereunder has been committed by a company। तो कंपनी स्पेशल केस हो गया ना, तो वहां पे लोग काम करते हैं, तो एवरी पर्सन, कौन था पर्सन, एवरी पर्सन, कौन, who at the time of contravention was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of contravention। तो दोनों लोग हो गए। नंबर 1
कंपनी तो है ही, तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रावेंशन कंपनी ने किया है, तो कंपनी तो है ही। और साथ ही में जब कॉन्ट्रावेंशन हुआ था तो कंपनीज ऑफिसर्स इंचार्ज या जो भी रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी, जो भी कंपनी में रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, वो सब के सब डीम टू बी गिल्टी माने जाएंगे एंड शैल बी लाइबल फॉर व्हाट, टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो वो सब के सब यहाँ पे लाइबल माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऑफिसर ये प्रूव कर दे भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है इस रेस्पेक्टिव ऑफेंस से, मैं तो था ही नहीं इंडिया में, मेरे पीछे से कांड कर दिया, सब बोल सकता है। या मैंने इन सबको बहुत बहुत रोका, बहुत ट्राई किया कि ऑफेंस ना हो, माने ही नहीं मेरी बात, अब मैं अकेला डायरेक्टर, अकेला ऑफिसर क्या ही करता, मैंने रोका था, देखो मैंने कंसेंट भी नहीं दिया था, ऐसा प्रूफ कर दे तो क्या वो गिल्टी होगा? जल्दी बताओ, गिल्टी होगा क्या? क्या बोलते हो, गिल्टी है कि नहीं है? अरे नहीं है ना गिल्टी, फिर क्यों गिल्टी है? तो क्लियरली सेज प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सबसेक्शन shall render any such person liable to any punishment provided in this act if he proves क्या प्रूव करता है? that contravention was committed without his knowledge, नंबर 1, पता ही नहीं उसको पीछे से क्या कांड कर दिया। अब भैया मैं तो अमेरिका में बैठा था, अमेरिका में बिजनेस कर रहा था, पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया ऑफर ऐसा। या फिर और हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रावेंशन, उसने पूरा ट्राई किया था, मतलब एडी चोटी का जोड़ लगा दिया उसने बोला कि मैं ये क्राइम नहीं होने दूंगा, ये ऑफेंस नहीं होने दूंगा, लेकिन फिर भी हो गया। अब देखो इट्स जस्ट लाइक दैट, मान लो रास्ते में कोई मर्डर कर रहा है ना, और मैं वहाँ पे बचाने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा बाउंसर है या एकदम सीरियल किलर है, तो मेरे से बचाने से कहीं बचने वाला है, वो उल्टा मेरे को उड़ा देगा, है ना। तो ऐसे केस में मैंने बचाने का बहुत ट्राई किया था, लेकिन स्टिल मैं बचा नहीं पाई, लाइक दैट, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो ऑफिसर है वो ये बोलता है, ये प्रूफ करता है कि आई एम नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस रेस्पेक्टिव ऑफेंस, मेरे को पता ही नहीं था, या पता था तो मैंने रोकने का बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं रुका, तो उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। तो हम देखो सीधे साधे सच्चे जो ईमानदार लोग हैं उन पे कतई कोई प्रोसीडिंग्स नहीं करते हैं। तो कंपनी इतने सारे लोगों से बनी हुई है, माइट भी हो सकता है कुछ सेलेक्टेड लोग ही यहाँ पे कांड कर रहे हो, तो वही लाइबल होंगे, पूरी जनता को लाइबल नहीं करना है। इज दिस ओके? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ऑफेंस अगर इंडिविजुअल पर्सन करता है तब तो डायरेक्टली वो जाएगा, लेकिन कंपनी करती है तो कंपनी के साथ साथ उसके ऑफिसर इंचार्ज और जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो भी जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, where a contravention of any of the provision of this act or rules, regulation, directions या order made thereunder has been committed by a person and it is proved that contravention has been committed with the consent or connivance or is attributable to any neglect or the part of any director, manager, secretary और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो हम ये अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, उसमें डायरेक्टर, ऑफिसर, सेक्रेटरी वगैरह, जो कंपनी सेक्रेटरी भी इवन है ना, तो उन लोगों की नॉलेज में हुआ है, उनकी जानकारी से, उनकी कंसेंट से हुआ है, कनाइवेंस मतलब कंसेंट से हुआ है, सहमति से हुआ है, तो सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट द पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर, सेक्रेटरी वगैरह जिनको पता है ये ऑफेंस हुआ है, उनकी जानकारी में है, उनकी कंसेंट थी उस ऑफेंस में, तो वो सब के सब भी यहाँ पे गिल्टी माने जाएंगे और उन पे भी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ तक क्लियर? एकदम समझ में आ गया अच्छे से सबको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। That is cognizance of offenses by the court। अब पहले cognizance क्या होता है इस टर्म को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में किसी का मर्डर हो गया, आपने देख लिया, या पड़ोसी के घर पे चोरी हो गई, आपको पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और FIR लॉन्च कराते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप क्या पुलिस को ये बोल सकते हैं कि मैंने अभी भी रास्ते में मर्डर होते हुए देखा, किडनैपिंग होते हुए देखा, या किसी घर पे चोरी होते हुए देखा? तो क्या आपके कहने पर पुलिस रिपोर्ट लेगी या नहीं लेगी? ऑफ कोर्स लेगी,
मतलब पुलिस यहाँ पे आपके कहने पर भी रिपोर्ट लिख रही है, मतलब इनिशिएट कर रही है प्रोसीडिंग्स को। वेयर एज मान लीजिए लेट्स अज्यूम मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में रेंट अग्रीमेंट हुआ था, और मिस्टर बी जो टेनेंट है वो रेंट नहीं दे रहा है मिस्टर ए को, तो क्या मिस्टर ए की भी यहाँ पे एफआईआर लॉन्च कराने तक पहुंच जाओगे कि भैया मिस्टर ए को रेंट नहीं मिला है, आप यहाँ पे एफआईआर लिखो? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपके कहने पर पुलिस एक्शन लेगी? नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये ए और बी के बीच का मामला है, उसमें आप कौन होते हैं टांग अड़ाने वाले? आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? देखो, पहली बात तो हम बात करें ऑफेंसेस की। अब ऑफेंसेस जाते हैं कोर्ट में, क्रिमिनल ऑफेंसेस कहाँ जाएंगे? कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अब अगर मान लीजिए कोर्ट में मामला पहुंच रहा है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग कब स्टार्ट करेगा? किसके कहने पर प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी? क्या कोई भी थर्ड पार्टी पहुंच करके कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट करा सकता है, या कुछ स्पेसिफिक लोगों के कहने पर ही कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा? उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? मीन्स जिसके कहने पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं। मतलब अगर आज आप कोर्ट में जाके कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं और कोर्ट आपके कहने पर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे, दिस इज व्हाट कॉग्निजेंस, मतलब कोर्ट ने आपके इस रेस्पेक्टिव कंप्लेंट को कंसिडर कर लिया है। या कोर्ट ये बोल दे कि नहीं नहीं मिस्टर ए, आपके कहने से कुछ नहीं होएगा, जो रेस्पेक्टिव पार्टीज हैं वो आएंगी तो ही ये मामला आगे फर्दर बढ़ेगा। तो इसका मतलब कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स। तो ये प्रोसीडिंग्स कब इनिशिएट की जाएंगी? व्हेन दीज प्रोसीडिंग्स शैल गेट स्टार्टेड, किसके कहने पर की जाएगी, किसकी कंप्लेंट पे की जाएगी? तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स। ये वर्ड भी आप लोग है ना याद रख लेना अच्छे से, ये टर्म आपके बहुत सारे लॉज में हर जगह काम आता है, कॉग्निजेंस। मैं एक एक वर्ड आपको इलेबोरेट कर रही हूँ ताकि आपके लॉ में अच्छे से कमांड आ जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे देख रहे हो ये क्या होता है, पता ही नहीं था ये तो। यहाँ पे वी आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी लीगल टर्म इन इलेबोरेटेड वे, तो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनते जाना। ये नहीं वीडियो देख रहे हो चल रही मूवी ऐसे मत करने लग जाना, नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या। तो इसीलिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, और आप वैसे भी लीगल जो कंप्लाइंसेस देखते हैं, कंपनी के कंप्लाइंस ऑफिसर हैं, ये सारी बातें आपको पक्के से पता ही होनी चाहिए। तो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? किसके कहने पर कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब देखो, ऑफेंस हो गया, ऑफेंस पढ़ लिया हमने। ऑफेंस चाहे किसी पर्सन ने किया हो या कंपनी में हुआ हो, मामला उठा करके जाना कहाँ है? कोर्ट में। तो कोर्ट कब उस रेस्पेक्टिव मामले की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा? तो देखो भाई सेक्शन 22 क्या बोलता है? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस और बायलॉज मेड देयर अंडर। कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं, प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं करेगा ही नहीं। अभी तो आप बोल रहे थे मैम ऑफेंस का कॉग्निजेंस कोर्ट लेगा, कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करेगा। आगे तो पढ़ लो, आगे कॉमा के बाद क्या लिखा है? सेव ऑन अ कंप्लेंट, मतलब एक्सेप्ट, बशर्ते ले लेगा, कर लेगा, कॉग्निजेंस ले लेगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट कर लेगा अगर इफ सेव इफ कंप्लेंट मेड बाय हु मेड द कंप्लेंट? सीजी, एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेबी, और बाय एनी पर्सन, जो भी प्रेस्क्राइब पर्सन होगा। इसका मतलब यहाँ पे सीधे सीधे अगर मैं लूँ, ये उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको सीधे कर लें स्टेटमेंट को, तो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज ऑन व्हाट? कंप्लेंट मेड बाय सीजी। तो ऐसे लिख लें, कोर्ट क्या करेगा? शैल टेक कॉग्निजेंस, है ना। अब अंडर दिस एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन की बात हो रही ना, ऑफ ऑफेंस ऑन कंप्लेंट मेड बाय
मेड बाय whom? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेबी या अदर पर्सन और एनी पर्सन। तो जो भी प्रेस्क्राइब पर्सन होगा उसके कहने पर ही यहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, अदरवाइज डायरेक्टली स्ट्रेट अवे कोई भी थर्ड पार्टी आगे बोल दे तो नहीं लेगा यहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई। अब इसी के रेलेवेंट में सेक्शन 22A में एक और बात बोली गई है, लेकिन इस सेक्शन 22A को समझने से पहले हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा, कंपाउंडिंग। एक नाम सीखना पड़ेगा, कंपाउंडिंग। ये वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ ये रहा। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंडिंग? देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, ऑफेंस तो हैं लेकिन लेस सीरियस हैं, तो कोर्ट में ट्रायल करने की क्या जरूरत है यार, बिना फालतू में टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। पार्टी मान रही है कि गलती हो गई, भाई गुनाह हो गया हमसे, तो कोर्ट भी बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, फाइन पे कर दो, मामला खत्म, फाइन पे कर दो, मामला खत्म। तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। दैट मीन्स प्रोसीडिंग नहीं लेंगे हम, प्रोसीडिंग नहीं करेंगे, ट्रायल नहीं करेंगे। देखो क्या होता है ना, कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है ना। आप मानते नहीं हो कि आपने ऑफेंस किया है और केस चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है ना, तो बिना फालतू में अथॉरिटीज से भी सबका टाइम वेस्ट भी होता है, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है ना। और वेरएज अगर आप मान रहे हो इस बात पे, आप भी मान रहे हो कि ठीक है यार मेरा भी तो टाइम, कंपनी का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, गलती उसने की, उसको लग रहा है हाँ फंसूंगा तो सही कभी ना कभी, आज नहीं तो 5 साल बाद फंस जाऊंगा लेकिन फंसूंगा जरूर, तो पार्टी अपना गुनाह अभी से मान लेती है, हाँ मैंने ऑफेंस किया है। और क्योंकि वो जल्दी गुनाह मानती है तो अथॉरिटीज भी बोलती है चला ठीक है यार इट्स ओके, आज ही मान लिया तो आज ही हमें फाइन का पैसा मिल जाएगा, तो कंपाउंडिंग का अमाउंट पे कर देंगे, तो उससे रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब मैक्सिमम फाइन नहीं लगता, कम फाइन, जैसे मान लो अप टू 1 करोड़ है तो पूरा 1 करोड़ नहीं लगेगा, मान लो 50 लाख में ही मैटर सेटल हो गया। वेराज नॉर्मल प्रोसीडिंग में जाओगे टाइम भी लगेगा, और फिर अब क्या होता है स्पेशल कोर्ट भी बोलते हैं अच्छा तुमने इतनी बेईमानी की ना, इतना टाइम वेस्ट किया, हम मान नहीं रहे थे, झूठे गवाह लगा रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो उस केस में हो सकता है मैक्सिमम 1 करोड़ का ही उनको फाइन लग जाए। तो ऐसे में क्या होता है, पार्टीज मान लेती है कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई थी। तो कंपाउंडिंग का मतलब है हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं, सेटल हो रहा है मामला। कंपाउंडिंग किसका होता है, लेस सीरियस मैटर्स का। अब लेस सीरियस कैसे पता चलेगा, उसके पनिशमेंट से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, पनिशमेंट से पता चलेगा। अब मैं ना यहाँ पे कुछ पनिशमेंट्स लिख रही हूँ, देखो सुनना। पनिशमेंट देखो कुछ कुछ सेक्शंस में ऐसा मिलेगा आपको, ओनली फाइन, ओनली फाइन, सिर्फ फाइन पे करना है काम खत्म, ओनली फाइन, इम्प्रिजनमेंट नहीं है। कुछ कुछ सेक्शंस में ऐसा लिखा होता है फाइन और इम्प्रिजनमेंट, मतलब फाइन या इम्प्रिजनमेंट में से कुछ भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं है। फाइन और इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है, लाइक फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, फाइन भी लगेगा और इम्प्रिजनमेंट भी लगेगा। एंड फोर्थ केस क्या हो सकता है, ओनली इम्प्रिजनमेंट, ओनली इम्प्रिजनमेंट, जेल जाना ही है कुछ भी कर लो, ओनली इम्प्रिजनमेंट। ये 4 टाइप के पनिशमेंट हो सकते हैं ऑफेंस के लिए, किसी भी ऑफेंस में इस टाइप के पनिशमेंट हो सकते हैं फॉर ऑफेंस, ठीक है ना। अब इसमें से हम देखते हैं कौन से सीरियस है और कौन से लेस सीरियस है। जिसमें जेल जाना कंपलसरी है तो भैया तुमने कांड किया है सीरियस नेचर का, सीरियस है ये कौन सा है, सीरियस है ना। तो क्या ये कंपाउंड होगा, ना बाबा ये कंपाउंड नहीं होगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अच्छा, थर्ड पे पढ़ते हैं, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है, बाप रे बाप, इम्प्रिजनमेंट भी है फाइन भी है, दोनों ही है। इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी ना यहाँ पे, तो ये भी सीरियस नेचर का है, इसलिए ये भी कंपाउंडेबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग है फर्स्ट और सेकेंड, ओनली फाइन है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ फाइन पे किया, काम खत्म। इसका मतलब ये कंपाउंडेबल है क्योंकि ये लेस सीरियस नेचर का है। और सेकेंड वाले में फाइन और इम्प्रिजनमेंट लिखा है, मतलब इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं है, इसका मतलब ये भी कंपाउंडेबल है।
तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जिन जिन ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं होता, जिन जिन ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं होता, वो ऑफेंसेस क्या होते हैं? क्या होते हैं? कंपाउंडेबल होते हैं। लेस सीरियस नेचर के होते हैं, कंपाउंडेबल होते हैं। तो ऐसे केसेस में अथॉरिटी बोलती है ठीक है यार छोड़ो यार जाने दो, कोई बात नहीं। सेबी भी बोलेगा पैसा आ रहा है ना, फाइन आ रहा है ना, फाइन पे करो, काम खत्म, लीगल प्रोसीडिंग्स बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे लेस सीरियस मामले जो हैं उनमें क्या किया जाता है? कंपाउंडिंग का कुछ अमाउंट मंगाया जाता है, फाइन मंगाया जाता है। तो कंपाउंडिंग का फाइन मंगाया जाता है और लीगल प्रोसीडिंग्स बंद कर दी जाती है। तो फायदा सबका ही हो गया। कंपनी भी बिना फालतू में कोर्ट के चक्कर काटती रहती, सेबी को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते। तो क्या फायदा था? फाइन पे कर दिया, मामला रफा दफा हो गया। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो अगर कॉग्निजेंस देने की जगह, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की जगह, ट्रायल करने की जगह हम कंपाउंडिंग में जाना चाहते हैं तो हम कंपाउंडिंग भी करवा सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट दिस सेक्शन से। सेक्शन 22A, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन। अब ये ना ये वर्ड जो है ना, अब आपको, अब क्योंकि हम लॉ पे आ चुके हैं तो ये कई सारे सेक्शंस में आपको मिलेगा। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन बोले तो भाड़ में जाए सब। इसको भी समझ लेते हैं एक बार, क्या मतलब है। ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका मतलब, ओवरराइडिंग। देखो ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है, ऐसे समझो, मान लो ले सचिव, आप है ना 4 फ्रेंड्स हो, 4 है ना, तो 4 में से एक फ्रेंड तो जिद्दी पकड़ के बैठ जाता है, हम तो नाहरगढ़ जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बस कुछ भी हो जाए चाहते हैं, हमें नाहरगढ़ ही जाना है। एक फ्रेंड देख लो कहीं भी चल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो कुछ लोग तो होते हैं ओवरराइड करने वाले, है ना, डोमिनेटिंग, नहीं ऐसे करेंगे बस, नहीं तो रूस जाते हैं एकदम, ऐसे कैसे, मेरी बात तो सुनी नहीं। और कुछ क्या होते हैं, ठीक है यार तुम्हें जैसा ठीक लगे, हम तो हर किसी के साथ खुश हैं एकदम, है ना। तो जब भी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूँ नाहरगढ़, दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। मीन्स कहीं भी कुछ भी क्यों ना लिखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए सारे सेक्शन, भाड़ में जाए सीआरपीसी, कहीं भी कुछ भी क्यों ना लिखा हो, मेरी बात मानी जाएगी, मैं ही गुंडा हूं और मेरी बात माननी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। डोमिनेटिंग पोजीशन के जो लोग होते हैं ऐसे करते हैं ना, एग्जैक्टली सेक्शन 22A वही डोमिनेटिंग सेक्शन है। किसके ऊपर? सीआरपीसी के ऊपर। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। बेसिकली ये जो कोड है ये क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए बनाया गया है ना। तो जो क्रिमिनल ऑफेंस, सीआरपीसी आप पढ़ोगे, आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो सीआरपीसी में क्रिमिनल ऑफेंसेस जो भी हैं उनके बारे में पूरा प्रोसीडिंग दे रखा है कि किस ऑफेंस में कैसे कैसे प्रोसीडिंग करनी है, कैसे कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करोगे, एफआईआर का क्या होगा, एंड सो ऑन, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो सीआरपीसी में जो भी कुछ लिखा है हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सेबी का मामला है तो सेबी डिसाइड करेगा। किसका मामला है? सेबी का मामला, तो सेबी डिसाइड करेगा। इसलिए इसने क्लियर कट बोला है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी में कुछ भी क्यों ना लिखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कल को आप सीआरपीसी पढ़ो और यहाँ पे पढ़ो और आपको लगे मैम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन, तो सीआरपीसी मत सुनना। क्या सुन लेना? क्या सुन लेना? हाँ यही सेबी सुन लेना, ठीक है ना। तो सेबी की बातें सुन लेना। किसकी बात सुन लेना? सेबी की बात, क्योंकि कोर्ट, देखो सुनो, मामला कोर्ट में, सीआरपीसी कोर्ट की प्रोसीडिंग बताता है, सेबी ने भी कोर्ट की प्रोसीडिंग बता दी। अब अगर जज बोले सीआरपीसी कुछ और बोल रहा है, सेबी एक्ट कुछ और बोल रहा है, क्या माने? सेबी की मान लेना। क्या मान लेना? सेबी एक्ट की बात मान लेना। ओके, एज अ प्रोफेशनल यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट कि अगर कोर्ट में मामला चल रहा है, सीआरपीसी ऑब्वियसली एप्लीकेबल होता ही है। तो सीआरपीसी और सिक्योरिटीज लॉ में कहीं भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन है तो सेबी की ही बात मानी जाएगी। एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, पनिशेबल अंडर दिस एक्ट नॉट बीइंग। अब ना कुछ बच्चे नॉट तो पढ़ते ही नहीं है और फिर आगे बोलते हैं मैम अभी तो हम बोल रहे थे ओनली फाइन और इम्प्रिजनमेंट वाले होने चाहिए, नॉट तो पढ़ा नहीं, आगे की कहानी पढ़ लेते हैं बस। तो नॉट बीइंग ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली, ये रहा नॉट बीइंग, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो विथ फाइन,
एंड ऑल्सो विद फाइन, ये भी नहीं होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो विद फाइन, ये दोनों नहीं होने चाहिए, नॉट बीन, ये दोनों नहीं होने चाहिए। कौन से दोनों नहीं होने चाहिए? इम्प्रिजनमेंट ओनली वाला नहीं होना चाहिए और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वाला नहीं होना चाहिए। तो बच्चे कौन से? ओनली फाइन वाला बचा एंड फाइन और इम्प्रिजनमेंट वाला बचा। देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, एंड। बात समझ में आ रही है मेरी? एकदम क्लियर हो रहा है? अच्छा, में either or before or after the institution of the proceeding be compounded by securities appellate tribunal या कोर्ट बिफोर which such proceedings are pending। तो इन सारे ऑफेंसेस को कंपाउंड किया जा सकता है। कंपाउंड कौन करता है? पावर किसके पास है? सेट के पास, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, या फिर जहां जिस कोर्ट में मामला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड कर देगा और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो नॉर्मल ट्रायल जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा सेक्शन 22A बोलता है। अब एक बार थोड़ा समरी कर देती हूँ, नहीं तो ऊपर से बाउंसर हो जाएंगे। फटाफट सुनो। देखो, ऑफेंस हुआ, हम यहाँ पे ऑफेंस की बात करें, हम सिविल नॉन कंप्लाइंसेस की बात नहीं करें, वो हम सेबी एक्ट में पढ़ेंगे, पेनल्टी वाले प्रोविजन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सब वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्रिमिनल की बात करें। क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, मामला कहाँ जाएगा? कोर्ट में, फाइन लगेगा, है ना। कोर्ट में कॉग्निजेंस कौन कब लेगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेबी या पर्सन कोई भी है जो वो बोलेगा तब। अब मान लीजिए पार्टी रेडी है कंपाउंडिंग का पेनल्टी पे करने के लिए, जो भी कंपाउंडिंग का अमाउंट आप बोलोगे वो रेडी है, मान रही है कि गलती हो गई, तो क्यों प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है? बंद करो यार। तो यहाँ पे दो टाइप के मामले नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? ओनली इम्प्रिजनमेंट वाले या फिर ओनली फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट वाले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वाले मामले अगर हैं तो कंपाउंड किए जा सकते हैं। कब किए जा सकते हैं? चाहे कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हो या नहीं हुई हो, दैट इज नॉट द मैटर। नहीं भी हुई है तो स्टार्टिंग नहीं होगी, हो गई है तो प्रोसीडिंग बंद हो जाएगी। और कंपाउंडिंग कौन करेगा? या तो सेट करेगा, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल करेगा, या फिर कौन करेगा? जिस कोर्ट में मामला पहुंच गया है वो कोर्ट भी कंपाउंड कर सकता है। तो आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, ऑफेंसेस, कॉग्निजेंस, पेनल्टी, फाइन, ये बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की जो मैंने आज दी है, इसलिए ना इसको एकदम अच्छे से रट्टा मार लेना। दिस टाइप ऑफ कंडीशंस एंड प्रोविजंस आर गोइंग टू बी यूज्ड इन एवरी काइंड ऑफ एक्ट। चाहे आप कोई सा भी एक्ट पढ़ लो, कहीं भी देख लो, सब जगह ये प्रोविजंस काम आते ही हैं। तो ये जनरल प्रोविजंस आज मैंने बताए हैं जो हमारे सेबी में भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।